प्रिय दोस्तों एवं स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम आपके लिए लाए हैं विशेष करके बीएड के सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं, टीचर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सेकेंड पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे। जो पहला मुख्य बिंदु ये है कि ये जो टॉपिक है, या ये कह लें कि ये जो पेपर है, टॉपिक नहीं पेपर है, इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? अधिगम से जुड़ी हुई बातें हैं और उसके कुछ महत्वपूर्ण जो है तकनीकी जो है कॉन्सेप्ट्स, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, तकनीकी अवधारणाएं और तकनीकी शब्दावलियाँ। अगर हम अंग्रेजी के शब्दावलियों से, वर्ड से समझे तो कुछ हमें समझने में आसान होगा। तो आज का जो विषय है आकलन, असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? पहले हमें इस चीज़ पे फोकस करना है, आकलन का अर्थ क्या हुआ, फिर उसके आगे डीप में हम जाएंगे, गहराई में। आकलन शब्द ऐसा लगता है कि जैसे एक नया शब्द है हमारे लिए, लेकिन ये नया नहीं है। जीवन के हर पहलू पर, या आप कह लेंगे कि अपने दैनिक जीवन में, ये शब्द हमारे व्यवहारिक पक्ष को अधिक मजबूत करता है, क्योंकि हम कुछ न कुछ किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, या कोई ऐसी अवधारणा विकसित कर लेते हैं, उसके आधार पर उसके गुण कह लीजिए, उसके अंतर्निहित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं उस व्यक्ति के अंदर, जिसके आधार पर हम उसका आकलन करते हैं। आकलन में हम उसकी विशेषताएं देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उस व्यक्ति में कौन सी ऐसी विशेषता है, कौन से ऐसे गुण हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। एक सामान्य परिभाषा में बता रहा हूँ, सामान्य अर्थ बता रहा हूँ कि आकलन का जो व्यवहारिक जीवन से जुड़ा है, आकलन है ना, असेसमेंट। तो हम असेस करते हैं उसके बारे में, उसके व्यवहार, उसके गुण, उसके क्वालिटी, उसकी विशेषता। तो शिक्षा में क्या इसका उपयोग है? शिक्षण की प्रक्रिया में और शिक्षा में इसकी सबसे बड़ी अहम भूमिका है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए आकलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया होती है तो दोनों के बीच संपन्न होती है, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच, है ना। इसीलिए कहा गया कि टीचिंग इज इंटरेक्शन प्रोसेस। शिक्षण अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें दो लोगों की अहम भूमिका होती है, विशेषकर शिक्षक और विद्यार्थी। लेकिन इंटरेक्शन होता है तो किन बिंदुओं को लेकर होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। छात्र और शिक्षक के बीच जो अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होती है तो उसके किस विषय को लेकर होती है? कोई विषय होता होगा, कोई टॉपिक होता होगा,
क्लास में, तभी तो उस विषय पे चर्चा परिचर्चा होता, तो वो होता है हमारा कंटेंट, सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है। तो उसके अंतर्गत टीचर और विद्यार्थी के बीच परस्पर अंतःक्रिया होता है। और जब शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है तो उसको हम व्यवहार के रूप में देख सकते हैं कि विद्यार्थी पे उसके क्या प्रभाव पड़े। टीचर क्लास में सभी बच्चों को एक समान रूप से पढ़ाता है, लेकिन सभी छात्र अपनी बौद्धिक मानसिक क्षमता योग्यताओं के आधार पर उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। सबकी IQ एक समान नहीं हो सकती, सबकी मानसिक मेंटल एबिलिटीज एक समान नहीं हो सकती, तर्क चिंतन की क्षमता सबकी अलग अलग है, सोचने की भी क्षमताएं अलग है। तो उसके आधार पर जब शिक्षण में का प्रभाव विद्यार्थी पे कितना पड़ा, या विद्यार्थी ये आकलन करता है कि अमुक शिक्षक का शिक्षण कितना प्रभावशाली है, या वो शिक्षक उस टॉपिक को, विषय वस्तु को कितने सरल सुगम आसान बना देता है कि जो विषय बहुत कठिन महसूस होता है विद्यार्थी को। तो यहाँ अगर देखें तो आकलन में दोनों लोगों की अहम भूमिका होती है, शिक्षक और विद्यार्थी। शिक्षक विद्यार्थी का आकलन करता है और विद्यार्थी शिक्षक का, दोनों करते हैं एक दूसरे का आकलन, और उसी आकलन का एक परिणाम निकलता है, कॉन्सिक्वेंस आता है, रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट किस रूप में आता है? लर्निंग के आधार पर। यानी लर्निंग हमने बताया कि अधिगम क्या है कि वांछित व्यवहार परिवर्तन। अगर हमने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान का प्रभाव व्यक्ति, बालक, छात्र पे व्यवहार के रूप में नहीं दिखाई पड़ा है, तो वो ज्ञान क्या हो गया? हमारा शिक्षण निरर्थक रहा या अप्रभावी कर सकते हैं। तो शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण कौन कर सकता है? एक विद्यार्थी कर सकता है कि अमुक शिक्षक के शिक्षण का प्रभाव बहुत उच्च कोटि का है। तो इसका एक छात्र ही, विद्यार्थी ही निर्णय कर सकता है। और शिक्षक भी जो है अधिगम के प्रभाव, शिक्षक किसका करता है? विद्यार्थी के अधिगम का प्रभाव देखता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, है ना। और शिक्षण की प्रक्रिया का आकलन कौन करता है? विद्यार्थी। और वे शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया का आकलन करता है छात्र के अधिगम प्रक्रिया। तो ये जो है प्रक्रिया, ये कह लीजिए एक आकलन का ही रूप है। कक्षा, इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया को या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। जो शिक्षण के उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति होना। शिक्षण के उद्देश्य क्या है? हमने क्लास में बताया है कि शिक्षण के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है शिक्षण का कि कैसे अधिगम प्रभावशाली हो, यानी कि उस बालक को, विद्यार्थी को शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी ने कितना सीखा, क्या सीखा, किस रूप में सीखा। तो वो चीज़ें हम देखते हैं कि उसने क्या सीखा। हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं,
लेकिन उस बताने और समझाने का प्रभाव क्या था? टीचर आकलन करता है, तो ये भी आकलन का एक तरीका है कि यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आकलन शिक्षण और अधिगम की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करता है और विद्यार्थी शिक्षक के शिक्षण विधियों, शिक्षण के पढ़ाए हुए ज्ञान, शिक्षक के बताए हुए बातों को कितना प्रभावशाली ढंग से अधिगम करता है और उसको आत्मसात करता है, उसका आकलन विद्यार्थी करता है, स्टूडेंट्स। यानी दोनों एक दूसरे का आकलन करते। इससे क्या है कि अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमारा शिक्षण बहुत प्रभावशाली नहीं है तो अधिगम भी प्रभावशाली नहीं होगा। अगर हमारा शिक्षण बहुत प्रभावशाली नहीं है तो उसका परिणाम क्या होगा कि छात्र उस विषय वस्तु को अच्छी तरह नहीं सीख पाएंगे। तो जब अच्छी तरह नहीं सीखेंगे तो निश्चित रूप से छात्र के व्यवहार उस अधिगम पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अधिगम होगा नहीं, अच्छी तरह से अधिगम विद्यार्थी सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ टीचर भी देखता है कि भाई ऐसा कौन सी तरीका या ऐसा कौन सा हम प्रक्रिया अपनाएं जिससे विद्यार्थी अधिक से अधिक अधिगम कर सके। तो ये दोनों के लिए सुधारात्मक प्रक्रिया है। आकलन के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों अपने आप में सुधार करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये है, महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि दोनों के लिए महत्वपूर्ण है आकलन। अब आकलन जैसे विषय पे जाने से पहले अब इसमें हम गुणात्मक चीज़ों को देखते हैं। आकलन के अंतर्गत कि इसमें हम देखते हैं कि बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए कि हमारा अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली हो, है ना। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरी बात है कि आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि छात्र में सुधार हो, अधिगम की प्रक्रिया में सुधार हो। और अधिगम की प्रक्रिया में सुधार कैसे होगा जब हमारा शिक्षण प्रभावशाली होगा, हमारा शिक्षण जो है गुणवत्तापूर्ण होगा और इस तरह से हो कि जिससे छात्र अधिक से अधिक लाभान्वित हो। तो आकलन के द्वारा टीचर अपनी शिक्षण प्रक्रिया में भी सुधार करता है। इससे वो पता लगा लेता है कि भाई हमारे पढ़ाने में या पढ़ाने के तरीके में क्या बदलाव लाया जाए, से अधिक सीखे। और छात्र का हम निरंतर आकलन करते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान चाहे हम छात्र से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, तो हम विद्यार्थी का क्या करते हैं, सतत आकलन करते हैं। हम देखते हैं कि छात्र में क्या सुधार हो रहा है। तो इस तरह से आकलन एक हमारे जीवन का एक पार्ट है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आकलन की बहुत बड़ी सार्थकता, उसकी महत्ता है, लेकिन साथ साथ में आकलन हमारे जीवन के दैनिक जीवन के व्यवहार से जुड़ा हुआ है। और आकलन को समझने से पहले हमें एक और बिंदु पे पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि
आकलन से पहले हम जैसे किसी के बारे में आकलन करें तो किस आधार पे करेंगे। मान लीजिए शिक्षण में अगर हम बात करते हैं टीचिंग में, तो टीचिंग में तो हम आकलन करेंगे विद्यार्थी की लर्निंग के आधार पर कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, कितना अधिगम किया, तभी तो आकलन करेंगे ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अपने शिक्षण उपलब्धि या ज्ञान का, विद्यार्थी के ज्ञान का परीक्षण लेना पड़ेगा, टेस्ट। तो टेस्ट लेंगे जब मान लीजिए कि हम क्लास में कक्षा के शिक्षण के दौरान एक यूनिट हमने पार्ट, एक यूनिट को कंप्लीट कर दिया, किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय है उसकी एक यूनिट हमने पढ़ा दिया, एक यूनिट खत्म हो गया, तो हम विद्यार्थी से ये आशा अपेक्षा रखेंगे ना कि हमने एक यूनिट कंप्लीट कर दिया है, पढ़ा दिया है, बच्चों को सारी टॉपिक, उस यूनिट से संबंधित टॉपिक्स के बारे में समझा दिया है। तो उस जितने टॉपिक्स हैं उसमें छात्र ने कितना सीखा, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, जिसे आप कह सकते हो कि यूनिट टेस्ट, है ना। तो उस टेस्ट के आधार पर क्या, जैसे क्लास में मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट्स हैं, मैंने मैथ्स विषय पढ़ाया या अंग्रेजी विषय पढ़ाया, तो उसका हम क्या करते हैं, टेस्ट ले लिए। अब टेस्ट के आधार पर हम क्या करते हैं, उसे टेस्ट कह लीजिए या परीक्षण कह लीजिए, तो उसके लिए हम प्रश्न पत्र बनाएंगे। टेस्ट तो कई तरह से हो सकता है, लिखित रूप से और अलिखित रूप से, रिटन एंड वर्बल दोनों रूप से। अगर हमने लिखित रूप से रिटन टेस्ट लिया, परीक्षण लिया, तो उसी के आधार पर हम छात्र के अधिगम के बारे में जान सकेंगे कि छात्र की क्या उपलब्धि रही। तो जब टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट में हम क्या देते हैं, छात्र को, विद्यार्थी को अंक प्रदान करते हैं, नंबर देते हैं। यानी कि अगर 50 नंबर का टेस्ट है तो कोई विद्यार्थी उसमें से 45 अंक प्राप्त करता है, कोई 30 अंक, कोई 35, कोई 25, कोई 15। तो ये अंक क्या बतलाता है, ये अंक ये बताता है, लेकिन प्रायः हम व्यवहारिक कह लीजिए, बोलचाल की भाषा में, जब आंसर शीट विद्यार्थी का चेक करते हैं तो परीक्षक ये कहता है कि हम छात्र का मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी छात्र के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन जो ये शब्द मूल्यांकन अनुपयुक्त है, क्योंकि यहाँ हम मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि छात्र का क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। अगर हमने उत्तर पुस्तिका की जांच कर रहे हैं, हम उत्तर पुस्तिका की जांच कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, मापन हो रहा है ना, मूल्यांकन नहीं, इवैल्यूएशन नहीं। नो इवैल्यूएशन, नो असेसमेंट if we are check the answer of the students, that is called measurement, मापन। इसे हम क्या कहेंगे, मापन करेंगे, न कि इसे आकलन कह सकते हैं, न कि इसे हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आकलन तो मूल्यांकन से ऊपर का एक कह लीजिए, उससे बड़ा भाग है या उससे बड़ी प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आकलन की सबसे छोटी यूनिट क्या है, इकाई क्या है, मापन है। मापन के बाद तब आकलन होता है। यानी कि
स्मॉल यूनिट ऑफ असेसमेंट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट इज स्मॉल यूनिट ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट का जो है स्मॉल यूनिट कौन सा है? मेजरमेंट है। और मेजरमेंट के आधार पर ही हम असेसमेंट करेंगे, न कि असेसमेंट के आधार पर मेजरमेंट करेंगे। तो मापन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों से। अगर किसी के व्यवहार का हमें मापन करना है तो क्या हो जाएगा? गुणात्मक। अगर किसी वस्तु के उसके संख्यात्मक रूप से हम अगर उसको देखें तो कहलाएगा मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव। जैसे हम मार्केट में कोई वस्तु, कोई चीज़ खरीदते हैं, मान लो सब्जी खरीदते हैं, आलू खरीदते हैं तो किलो के भाव से देता है। दूध लेते हैं तो लीटर से मिलता है। कोई स्केल होता है, जहाँ स्केल के आधार पर जहाँ अंक नंबर आते हैं वो मापन कहलाता है। मापन क्या है? मतलब कि मापन में अंक नंबर प्रदान करना। हमने टेस्ट लिया, 50 नंबर का एक यूनिट टेस्ट लिया। उस टेस्ट में हमने छात्रों को क्या दिया? जांच के बाद, उत्तर पुस्तिका के टेस्ट की जांच के बाद हमने अंक प्रदान कर दिए 50 में से। तो ये जो नंबर देना होता है, अंक प्रदान करना, क्या कहलाएगा? मापन। अब जब नंबर प्राप्त हो गया, जैसे अमुक छात्र ने 50 मार्क्स में से 48 मार्क्स प्राप्त किया, तो उसके आधार पर दो क्या करेंगे? हम आकलन करेंगे कि ये छात्र पूरे क्लास में से सबसे श्रेष्ठ अंक या सर्वोच्च अंक प्राप्त किया। यही आकलन के आधार पर कहेंगे ना, मापन के आधार पर यही आकलन हम करेंगे उस छात्र के बारे में कि भाई ये छात्र ने इतने नंबर में से इतना अंक प्राप्त किया। तो यानी उसकी क्या बताता है कि उसकी मूल्य बता रहा है कि वैल्यू का निर्धारण करते हैं यहाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू, दैट इज कॉल्ड assessment. Before the assessment we can do measurement, then we can assessment. पहले हम क्या करेंगे? मापन, फिर मापन के बाद ही आकलन करेंगे। हमने जैसे एक उदाहरण आपको दिया कि क्लास में मान लो कि मैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, एक यूनिट पढ़ाने, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मान लीजिए यही सब्जेक्ट है, मेरा पेपर है। हमने एक यूनिट पढ़ाया। एक यूनिट पढ़ाने के बाद बीएड के परीक्षार्थियों, शिक्षार्थियों, अध्यापक, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को मैंने कहा कि भाई आप लोगों का यूनिट टेस्ट होगा 50 नंबर का। मान लो उसमें 50 स्टूडेंट शामिल हैं। अब 50 स्टूडेंट शामिल हुए, 50 ने टेस्ट दिया, तो सभी को अलग अलग अंक मिले 50 में से। कोई जो उसमें सबसे अधिक नंबर प्राप्त कर रहा है, तो उस नंबर के आधार पे क्या कहेंगे? पहला स्थान देंगे ना उस क्लास में कि भाई इस क्लास टेस्ट में, इस यूनिट टेस्ट में इस छात्र ने या इस छात्रा अध्यापिका ने इतना अंक प्राप्त करके सर्वोच्च स्थान पे रहेंगे। तो ये दर्शाता है, वो नंबर क्या दर्शाता है? उसकी स्थिति, पोजीशन है ना। उस पोजीशन के आधार पर हम आकलन करेंगे कि नहीं, ये क्लास की सबसे योग्य छात्रा है या छात्रा अध्यापिका है या विद्यार्थी, कुछ भी करिए। तो कहने का मतलब है ये हमारा हो गया आकलन। और उनमें से जो सबसे कम अंक प्राप्त कर रहा है टेस्ट में, तो उसका भी आकलन कर रहे हैं कि भाई ये तो
बहुत कमज़ोर विद्यार्थी है, बहुत अपने सब्जेक्ट में इसकी जो है पकड़, इस विषय में पकड़ कम है, बहुत कम अंक प्राप्त की, तो इसका मतलब कहीं न कहीं इसकी अधिगम प्रक्रिया में कमी है, सीखने की प्रक्रिया में कमी है, इसके समझने की प्रक्रिया में कमी है, या इस विषय को वो अच्छी तरह से नहीं समझ पा रही है। यही हम आकलन करेंगे ना, या जो टीचर पढ़ा रहा है उस टीचर के पढ़ाने के दोनों पहलुओं पे हम आकलन करेंगे। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के व्यवहारों का आकलन करेंगे कि यानी शिक्षक में कमी है या विद्यार्थी में कमी है। अगर शिक्षक के पढ़ाने तौर तरीके समझाने में कुछ कमी रह गई तो शिक्षक अपने में क्या करता है, सुधार करता है आकलन के द्वारा, और विद्यार्थी में कमी है तो विद्यार्थी भी अपने में सुधार करता है। तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है आकलन। ये बात आपको याद रखना है कि पहले हम क्या करते हैं कि मापन, परीक्षण लिए, टेस्ट लिए, उसके बाद हमने अंक प्रदान किया, उस अंकों के आधार पर हम अंक का मूल्य निर्धारण करते हैं। जो मूल्य अंक का मूल्य निर्धारण करते हैं उसे कहते हैं आकलन। तो आकलन की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, मापन, मेजरमेंट। मेजरमेंट पहले करेंगे, उसके बाद तब असेसमेंट आता है, और असेसमेंट के बाद तब मूल्यांकन होता है, यानी इवैल्यूएशन। तो ये पूरी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, मेजरमेंट, असेसमेंट, देन इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन के बारे में हमने बताया है कि भाई मूल्यांकन क्या है। जिस तरह से अधिगम के बारे में हमने चर्चा किया कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, सीखना क्या है। अधिगम जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी निरंतर अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना क्या है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक अनवरत रूप से हम सीखते रहते हैं। जब तक हम जीवित हैं कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। और सीखना क्या होता है, ये तो सामान्य कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक कहते सीखना क्या है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, तभी वो सीखना कहलाएगा। ये नहीं है कि अब सीखने के बहुत सारे, अब लंबा काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, मैं वो पढ़ा चुका हूँ। लेकिन मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि मूल्यांकन भी उसी प्रकार है कि इवैल्यूएशन इज कंटिन्यूअल प्रोसेस। मूल्यांकन भी निरंतर अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे सामान्य व्यवहार में हम देखें, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का वो क्या करता है कि मूल्यांकन करता है कि नहीं है। हम किसी व्यक्ति के कहते हैं ना कि हमने देखो उसके व्यवहार का, हमने उसके व्यवहार के बारे में हम बता सकते हैं उसका व्यवहार कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका आचरण कैसा है। तो कैसे, किस आधार पर हम उसके बारे में ये बात करते हैं कि जब हम उसका निरंतर जो है आकलन करते रहते हैं, तभी आकलन के आधार पे तभी हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि मूल्यांकन निरंतर, जैसे हम मान लो सपोज डेट कोई एक दिन पहली बार कोई व्यक्ति मुझसे मिलता है, मैं उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, तो उसको लगेगा नहीं कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, महान है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है। या कभी कभी मिलते हैं तो आप, स्वाभाविक है, ये मानव का नेचर है भाई, दूसरे व्यक्ति से जब पहली बार मिलेगा तो उससे तो प्रेम से मिलेगा, बातें करेगा। एक दिन में हम उसके बारे में आकलन नहीं कर लेंगे ना, तो एक दिन उसका मूल्यांकन, एक ही दिन में मूल्यांकन कर लेंगे।
कुछ व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन हम एक दिन में नहीं कर सकते। हाँ, जब उस व्यक्ति को हम बराबर देखते रहें, वॉच करते रहें, उसके व्यवहार, उसके कंडक्ट, उसके बिहेवियर, उसके लाइफ स्टाइल्स, उसके कम्युनिकेशन, तभी हम उस अमुक व्यक्ति के बारे में ही मूल्यांकन कर सकते हैं कि हाँ, वो व्यक्ति इस तरह का है। एक दिन में क्या होगा, कोई रास्ते में मिला, हाय हेलो हो गया कि हाँ नमस्कार, हाथ मिला, चलो भाई आओ चाय पी लेते हैं, खा पी लेते हैं। या एक दिन क्या है कि मान लो उससे 1 महीने तक मिले। लोग जब किसी लड़के लड़की की शादी के लिए जाते हैं तो क्यों दूसरों से पूछते हैं कि भाई उसके बारे में बताओ, क्योंकि आप उसके पड़ोसी हो। तो वो चूंकि निरंतर मूल्यांकन करता रहता है, उसी के आधार पर उसके उस व्यक्ति या उस लड़के उस लड़की जो भी है, तो मतलब उसके परिवार के बारे में वो बता देता है कि हाँ उसका परिवार इस तरह का है। और एक दिन आप गए शादी करने के लिए तो वो तो बड़ा आपका वेल स्वागत करेगा पहले दिन करेगा कि नहीं। हर तरह की आपको स्वीट्स, मिठाइयाँ जो भी उसके है बड़ा प्रेम से खिलाया पिलाएगा, क्योंकि दहेज भी तो लेना है ना। तो आप तो प्रसन्न हो गए कि चलो इसका तो व्यवहार तो बहुत अच्छा है। तो एक दिन में किसी के व्यवहार का हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। जब उसको परस्पर देखते रहेंगे, वाच करते रहेंगे, वो बहुत मुझसे मीठा मीठा बोल रहा है, कहीं नहीं वो हो सकता उसका स्वार्थ हो। 2 चीजें हैं, कुछ दिन वो भी हो सकता है कि उस आपसे कोई बहुत प्रेम से बोल दिया तो आप सोचे कि ये तो हमारा बहुत महान हितैषी है या बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वो अच्छा तब माना जाएगा कि जब आप उसके बिहेवियर को बराबर वॉच करते रहेंगे, कुछ समय उसके साथ रहेंगे, तब उसके वास्तविक व्यवहार का हमें जानकारी प्राप्त, तभी उसी के आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं। उसी तरह ये सामान्य बातें हैं मूल्यांकन की, जो व्यवहारिक पक्ष है उसका हमने चर्चा किया। अब चर्चा करते हैं, मूल्यांकन की बहुत अहम भूमिका है। विद्यार्थी का हम निरंतर मापन करते हैं, आकलन करते हैं, उसी आकलन के आधार पर ही मूल्यांकन करते हैं। जैसे हमने टेस्ट लिया, टेस्ट में हमने नंबर दिया, अंक दिया, और उस अंकों के आधार पे अंक का मूल्य हमने बताया कि भाई तुमने 40 या 48 नंबर प्राप्त किए, यानी कि तुम्हारी स्थिति पोजीशन क्या है। और उसके आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे कि तुम्हारा उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो। तो वो मूल्यांकन है। जैसे मान लो एक उदाहरण, और आपको मैं उदाहरण से समझाना चाहूँगा किताबी भाषा से हट करके, कि जैसे 12 पास होने के बाद एक विद्यार्थी कहाँ जाता है एडमिशन के लिए, ग्रेजुएशन में कहीं भी जाए, इंजीनियरिंग या किसी बीटेक करे, एमटेक करे या बीए करे, बीएससी करे। आज तो क्या है, सेमेस्टर सिस्टम हो गए हैं। मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज़ ने सेमेस्टर सिस्टम को फॉलो किया है, एग्जाम पैटर्न को, कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम लागू है। तो मान लो एक सामान्य तौर पे ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उस 3 वर्ष के कोर्स में उसको कितने सेम देने होंगे, 6 सेम के एग्जाम देने होंगे। तो एक 12 पास, 12th में तो एक विद्यार्थी बहुत ब्रिलियंट या बहुत स्कोरिंग मार्क्स ले करके 12 पास हुआ, और ग्रेजुएशन में ले लेता है एडमिशन फर्स्ट सेम। अब फर्स्ट सेम की 6 महीने की पढ़ाई के बाद क्या होगा, टेस्ट होगा, परीक्षा होगा, और परीक्षा में वो प्राप्त करता है, मान लो 100 नंबर का, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, 100 नंबर में से उसने 90% नंबर लाए। चलो ठीक है, तो हम उसका मूल्यांकन के देखिए, ये छात्र तो भाई 12वीं में इसके भी सर्वोच्च अंक थे, और ये
ग्रेजुएशन करने गया, यानी वो शुरू से इंटेलिजेंट विद्यार्थी था, योग्य है, फिर मान लो सेकेंड सेम देता है, वही विद्यार्थी की मैं बात कर रहा हूँ, मूल्यांकन का एक एग्जाम्पल दे, फिर उसने क्या किया कि सेकेंड सेम में 70% अंक प्राप्त किया, थर्ड सेम में 60% प्राप्त किया, फोर्थ सेम में 55% और फिफ्थ सेम में 50% और लास्ट में 6 सेमेस्टर में उसने 45% अंक। आप सोचो तो अब उसका क्या मूल्यांकन करेंगे घर वाले? घर वाले यही मूल्यांकन करेंगे कि भैया ये देखो मेरा बालक जब 12 में था तो कितना अच्छा था, 10वीं में भी अच्छे अंक प्राप्त किए, ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में गया तो भी, फिर बाद में इसको क्या हो गया कि इतने कम अंक प्राप्त कर रहा है, इतना कम परसेंटेज में उत्तीर्ण हो रहा है। तो ये मूल्यांकन कौन करता है? ये भी मूल्यांकन है। मतलब दो तरह से हुए कि भाई एक पहले शुरू में तेज था, अच्छा विद्यार्थी था, अब वहाँ उस महाविद्यालय या जो भी जहाँ वो पढ़ रहा है वहाँ जाने के बाद इसकी तो लर्निंग क्या हो गई, बहुत कमज़ोर हो गई। क्यों हो गई? उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं उस फैक्टर का यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, वो फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट की तो क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाए कि वहाँ उसके एनवायरनमेंट है कि दोस्त ऐसे मिल गए या कुछ ऐसी संगत में आ गया कि जो बिगड़ गया, तो अलग। लेकिन यहाँ हम मूल्यांकन कर रहे हैं ना कि मेरा बालक तो बहुत अच्छा था लेकिन इस कॉलेज में इस जगह जाकर के उसकी अधिगम, उसकी पढ़ाई सारी सब कुछ व्यर्थ हो गई। पूरे एक एकेडमिक कैलेंडर की समाप्ति होने के बाद, या कह लें कि एक कोर्स के कंप्लीट हो जाने के बाद ही हम उस छात्र का मूल्यांकन करते हैं। कोर्स के दौरान मूल्यांकन नहीं हो सकता। कोर्स के दौरान केवल हम आकलन कर सकते हैं, सतत आकलन कर सकते हैं। लेकिन जब कोर्स समाप्त हो गया तो उसके बाद पूरी एक मान लो ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद फाइनल का जो रिजल्ट आया तो उसी आधार पे हम कहेंगे ना कि ये अमुक छात्र एक कला कक्षा ये ग्रेजुएशन का या सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स है, उसको पुरस्कार दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है। और उसी क्लास के दूसरे छात्र वो जो सबसे कम नंबर लाता है उसका भी आकलन करते कि ये तो बड़ा कमजोर है निकला। तो दोनों तरह से। और एक विद्यार्थी मान लो कि जो है फर्स्ट सेम में बहुत कम अंक लाता है, चलो ठीक है, पहला सेमेस्टर का एग्जाम दिया उसने 50% नंबर लाया, घर वाले कहेंगे भाई पहले सेम में बहुत कम नंबर है, थोड़ा सा और मेहनत करो, बच्चे को प्रोत्साहन दिए, विद्यार्थी को थोड़ा और मेहनत करोगे तो अच्छे, या टीचर उसको इनकरेज करेगा कि नहीं बेटा थोड़ा और मेहनत करो, कमज़ोर हो, पेपर है या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो, हेल्प करेगा टीचर। तो वो क्या करेगा, कुछ मेहनत करेगा, कुछ शिक्षक मेहनत करेंगे, पढ़ाएंगे, अच्छी तरह समझाएंगे, उसको इनकरेज करेंगे, तो अगला सेम का देता है तो उसमें 60 अंक प्राप्त करता है। तो उसके आधार पर भी टीचर आकलन करेगा कि नहीं देखो पहले सेमेस्टर में ये बालक बहुत कमज़ोर था लेकिन मेहनत किया तो सेकंड सेम में अच्छे अंक प्राप्त। इसी आधार पे वो थर्ड सेम देता है तो फिर उसमें जो है 65 अंक प्राप्त करता है, और फिर फोर्थ सेम देता है 70, फिफ्थ सेम। तो इस तरह से अगर लास्ट में उसने 90% या 85% अंक प्राप्त करता है तो उस आधार पे हम उस बालक का मूल्यांकन करेंगे ना कि ये बालक शुरू में तो बहुत कमज़ोर था लेकिन अपनी मेहनत से आज इसने सफलता प्राप्त करके सर्वोच्च अंक प्राप्त किया, पूरे इस ग्रेजुएशन में इसके सबसे हाईएस्ट अंक है। तो छात्र का ये मूल्यांकन हो गया। और एक छात्र वो था कि जो पढ़ने में तो बहुत अच्छा था लेकिन बाद में उसका क्या परिणाम निकला कि वो सबसे कमज़ोर छात्र निकल गया, यानी उस ग्रेजुएशन में उसके सबसे पुअर मार्क्स प्राप्त हुए। क्यों हुए वो अलग विषय है। तो इस तरह से
हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन हमेशा क्या होता है कि उस कोर्स की समाप्ति के बाद या एक एकेडमिक ईयर की समाप्ति के बाद ही हम छात्र का मूल्यांकन करते हैं कि उसकी उपलब्धि के आधार पे। एक और एग्जाम्पल हम देंगे, स्कूल में जैसे बच्चों को रिजल्ट कार्ड मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी क्लास 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो भी कहिए, 10वीं में तो नहीं, लेकिन पहले क्या था, एक तरफ अंक दिए जाते थे, एक तरफ मार्क्स लिस्ट थे सब्जेक्ट के, दूसरे तरफ एक और कॉलम था, उसमें उसका डिसिप्लिन था, उस पे उसका मेंशन होता था, कंडक्ट वो भी मेंशन होता, उसकी अटेंडेंस, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ये दोनों पार्ट केवल नंबर के आधार पे नहीं, उसकी अन्य जो है शैक्षणिक गतिविधियों में उसका परफॉर्मेंस क्या था। केवल क्लास में अच्छे अंक प्राप्त करता नहीं है, लेकिन वो हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो भाग लेता है। तो उसके आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे कि भाई देखो, इस छात्र ने तो क्लास में तो अच्छे अंक प्राप्त किया, लेकिन ये सबसे अनुशासित विद्यार्थी था, पढ़ने में लगनशील था, इसका व्यवहार बहुत अच्छा था, और इसके उपस्थिति देखिए कि 99% ये क्लास में इसकी उपस्थिति दर्ज है। तो ये भी एक पक्ष है, इसके आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन इसीलिए कहा गया कि इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। और ये इवैल्यूएशन कब होता है? एट द एंड ऑफ द कोर्सेस। जब कोर्स खत्म हो जाता है तब हम उस छात्र का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन कोर्स के पहले हम क्या करते हैं? मापन करते हैं और आकलन करते हैं। एक परीक्षक जैसे आंसर शीट हम लोग चेक करते हैं, उत्तर पुस्तिका, तो प्राय ये बोलचाल में कहते, अरे देखो भाई, आप उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर रहे हैं। अरे वो मूल्यांकन नहीं है, वहाँ हम तो अंक दे रहे हैं ना। हाँ, उस अंक एक आधार है, नंबर आधार है कि उस नंबर के आधार पर अगर वार्षिक परीक्षा, तो वार्षिक जो परीक्षा है वो मूल्यांकन है। वर्ष में या पूरे एकेडमिक कैलेंडर की समाप्ति होने के बाद जो टेस्ट होता है उसके आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसी के आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन कक्षा शिक्षण के दौरान हम जो छात्र का क्या करते हैं? मापन करते हैं और आकलन करते हैं। यहाँ छात्र की कमजोरियों का पता करते हैं। आकलन से छात्र की कमजोरी का पता लग जाता है, तो उसी के आधार पर हम उसका उपचार करते हैं। जैसे मैंने बताया कि डायग्नोस्टिक और रेमेडीज दो प्रोसेस है शिक्षण में। डायग्नोस करते हैं, फिर डायग्नोस के बाद हम रेमेडीज करते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, कोई बीमार है, पेशेंट है, जाता है, रोग बताते हैं, तो डायग्नोस करता है ना पहले डॉक्टर। दवा उस अनुसार पहले कहेगा कि वो जाओ डायग्नोस सेंटर से ये टेस्ट कराओ, और जब टेस्ट करा करके आप लाते हो, उस टेस्ट के आधार पे तब डॉक्टर आपको दवा लिखता है कि भाई जैसे फीवर है, बुखार है, तो वो बुखार क्यों हो रहा है? वायरल फीवर है कि मलेरिया है कि क्या है कि डेंगू है? ऐसे मान लो दवा दे दे, वायरल फीवर समझ करके एंटीबायोटिक और पैरासीटामॉल खा करके तो आदमी और प्लेटेस उसका हो डेंगू बीमारी बीमार है, वो फीवर आ रहा है डेंगू से, और वो खा लिया एंटीबायोटिक, तो क्या होगा? तो पहले डॉक्टर आजकल क्या करते हैं? पहले डायग्नोस सही करते हैं, फिर उस डायग्नोस के उसी तरह शिक्षण में कि छात्र की कमजोरियों का पता लगाया जाता है, डायग्नोस किया जाता है कि ये छात्र की कमजोरी क्या है।
इस पेपर में क्यों कम अंकों के आधार पर, तभी हम उसका पहले निदान करेंगे, निदान के बाद तब उपचार करेंगे। तो ये क्या है कि आकलन और मापन इसके पार्ट हो सकते हैं डायग्नोज के, लेकिन जो इवैल्यूएशन है वो क्या है कि वो बहुत उच्च स्तरीय है, कि उसमें उपलब्धि, संपूर्ण विद्यार्थी की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मैंने जितनी बातें बताई है मापन, मूल्यांकन और आकलन के संबंध में, तो आप उसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप लोगों के लिए एक मैं वीडियो बना दिया इसी विषय पे, क्लास में तो पढ़ाता ही हूँ, ये वर्चुअल क्लास का मैं एक रूप दे दिया। थोड़ा संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, क्योंकि एक प्रत्यक्ष जब क्लास होता है उसमें विद्यार्थी उपस्थित होता है, तो उस समय का जो शिक्षण कार्य होता है, जो शिक्षण की क्रियाएं होती हैं वो अलग होती है। लेकिन जब छात्र उपस्थित नहीं होता उस समय लेक्चर देना एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आप सभी इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे, इस आशा के साथ यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करना चाहूँगा, और आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, नमस्कार।